अच्छा, कल हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, वो लाइट ऑफ हो गई थी जिससे वो क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह गया था। ये मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन हम जो था वो सॉल्व कर रहे थे, जो इनइक्वालिटी का सोल्यूशन था। बुक आपका जो है ना, वो आपकी जो बुक है वो मैंने लिखी है, जो ये जेड आर भट्टी की है। ठीक है, इसी बुक को फॉलो कर लेते हैं। जो ये जेड आर भट्टी की बुक है ना, आप लोग इसी को फॉलो कर लें। इसी से हम तैयारी कर लेंगे। बल्कि जो मैंने आपको क्वेश्चन भेजे थे करने के लिए, अगर आपने नोटिस किया होगा, ये उसी बुक में से मैंने आपको क्वेश्चन भेजे थे। ये एक्सरसाइज नंबर थी ना, वो 2 थी, और इसका क्वेश्चन नंबर 7 था। पेज 50 पे दिया हुआ जो मैंने आपको क्वेश्चन ये कर रहा हूँ ना, क्वेश्चन ये भी उसी उसी में से कर रहा हूँ। अच्छा, ये हम देखिए हम यहाँ तक पहुँच गए थे। ये मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये 1.4 लेस देन x लेस देन 1.6 इसका सोल्यूशन आ गया था। लेकिन इस क्वेश्चन में एक छोटी सी एक्स्ट्रा बात थी, और वो ये थी कि ये जो फंक्शन था, जो गिवन इनक्वालिटी थी, वो एक पॉइंट पे अनडिफाइंड थी। और वो जो पॉइंट था वो ये 3/2 वाला पॉइंट था। ठीक है, इस पॉइंट पे हमारी जो इनइक्वालिटी थी वो अनडिफाइंड थी। ये आपने लास्ट टाइम आपको याद होगा। तो देखिए, ये सोल्यूशन तो उसका निकल चुका हुआ है, लेकिन जो सोल्यूशन है वो हमें इस पॉइंट को उसमें से एक्सक्लूड करना है। उसमें से ये पॉइंट हमने बाहर निकालना है। ये बार-बार क्यों हो रहा है? कहाँ चला? ये था। हाँ, ये था। हाँ, ये देखिए, ये आपका था ना, ये आपकी इस दी हुई थी ये वाली इनक्वालिटी। ये 3/2 पे यानी 1.5 पे आपकी ये अनडिफाइंड थी। तो देखिए, इसके अंदर वैसे तो जो निकल चुका हुआ है, ये आपका सोल्यूशन है। लेकिन हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट 1.5 था, इसको हमने इसमें से एक्सक्लूड करना था। ये आपको जो ऊपर वाला क्वेश्चन अब याद है, मैं इधर से कंटिन्यू करूँ, या आपको ऊपर जो किया था कल, ये देखिए, ये आपको रिवाइज है, ये हमने कल यहाँ तक कंप्लीट किया था। अच्छा, अब देखिए, अब ये जो 7 सर एक बार फिर एक्सप्लेन कर दें। थोड़ा सा ऊंची बोलिए, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या कह रही है? सर एक बार फिर एक्सप्लेन कर दें ऊपर से। ये देखिए, हमने कल ये इनक्वालिटी ली थी 1/2x-3 इसका मॉडुलस, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 थी। क्योंकि ये बटे के नीचे थी, हमने कहा था कि सिंस द गिवन इनइक्वालिटी इज अनडिफाइंड एट x इज इक्वल टू 3/2। वो हमने पॉइंट कैसे फाइंड किया था? जो इसके नीचे वाली क्वांटिटी है 2x-3, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन आ गई है। जब फ्रैक्शन आ जाए तो जो क्वांटिटी फ्रैक्शन के नीचे होती है, डिनोमिनेटर में होती है, वो जीरो नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्या किया था, हमने इस 2x-3 को जीरो से इक्वेट करके वहां से x की वैल्यू फाइंड की थी, जो कि 3/2 है। और हमने कहा था कि इस पॉइंट पे ये फंक्शन चूंकि बटे में जीरो बन जाता है, तो ये अनडिफाइंड है। सो दिस वुड बी वन ऑफ द बाउंड्री पॉइंट्स। ये उसका एक बाउंड्री पॉइंट बन जाएगा। बाउंड्री पॉइंट में क्या होता है, मैं आगे अभी उसी तक मैं अब वो एक्सप्लेन करने लगा कि होता क्या है बाउंड्री पॉइंट। ठीक हो गया, हमने शुरू में एनालिसिस कर लिया कि इस इनक्वालिटी में एक पॉइंट पे ये फंक्शन अनडिफाइंड है। उसके बाद बाकी काम हमारा वही था जो हम रेगुलर करते आए थे। ये फंक्शन में दिया हुआ था, हमने क्या किया, इसके अंदर इस 2x-3 को इधर शिफ्ट कर दिया, 5 को यहाँ शिफ्ट कर दिया। ये आपके पास यहाँ तक हम पहुंच गए। ये 1/5 ग्रेटर देन मॉड 2x-3 है, और इसको हमने घुमा के यूं लिख दिया। और फिर इसमें ये रिजल्ट यूज किया कि अगर x का मॉड लेस देन इक्वल टू a आए तो हम इसको नेगेटिव और पॉजिटिव a के दरमियान सैंडविच कर सकते हैं। और फिर हमने क्या किया, ये जो 2x-3 था इसको यहाँ लिखा, और इस 1/5 का पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान इसको स्विच कर दिया। अब क्या किया, ये नेगेटिव थ्री खत्म करने के लिए आपने तीनों तरफ 3 ऐड, यहाँ भी 3 ऐड किया और यहाँ भी 3 ऐड किया। ये दरमियान वाले में 3 3 कट गया, 2x रह गया। और यहाँ पे देखिए एल्सियम लेके ये 14/5 बनता है, और यहाँ पे एल्सियम लेके ये 16/5 बनता है। अब हमने 2x को 2 खत्म करना है, 2 से डिवाइड करते हैं 3 टाइम तीनों तरफ। जब डिवाइड करेंगे तो देखिए ये 7/5 रह जाएगा, ये सिंपल x रह जाएगा, और ये 8/5 रह जाएगा। उसके बाद मैंने क्या किया कि इनकी भी है ना 7/5 को मैंने डेसिमल में लिखा कि ये 1.4 होता है, और 8/5 1.6 होता है। ठीक हो गया, ये इसका आंसर आ गया। लेकिन ये जो हमने शुरू में कहा था कि 3/2 जो है, जो कि 1.5 होता है, ये एक बाउंड्री पॉइंट है। इसको हमने उस सोल्यूशन के अंदर से बाहर निकालना है। अब देखिए, अगर ये ऑलरेडी इस रेंज के बाहर होता है, 1.5 से लेकर 1.6 के ऑलरेडी बाहर होता है, फिर तो कोई इशू नहीं था।
लेकिन देखिए ये 1.5 इसके दरमियान आ चुका है, 1.4 और 1.6 के दरमियान 1.5 लाई करता है। अब मैंने ये रियल लाइन ड्रॉ की है। अब ये मैं जरा सा इसकी जो है बिगर ये देखिए, अब देखिए इसके अंदर ये जो 1.4 है ये कहीं लाई करेगा 1.4 सपोज करें कि आपके पास यहाँ 1.4 है और वहाँ 1.6 है, तो देखिए जो 1.5 होगा वो उसके कहीं दरमियान आएगा। ये 1.5 जो है जो बाउंड्री पॉइंट है इसके दरमियान आ गया, और ये वो पॉइंट है जिस पे हमारा फंक्शन अनडिफाइंड है। हमारा जो आंसर आ रहा है 1.4 से लेकर 1.6 तक आ रहा है, लेकिन उसके अंदर हमें ये एक पॉइंट को उसमें से एलिमिनेट करना है, खत्म करना है, क्योंकि ये इस पॉइंट पे तो फंक्शन डिफाइन नहीं है। और देखिए यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी होता है और यहाँ पे आपका इन्फिनिटी। अब हमने क्या करना है 1.4 से लेकर 1.6 तक आंसर लिखना है, लेकिन उसमें से ये पॉइंट निकाल देना है। और ये भी याद रखिए कि 1.4 था वो दरअसल 7 और जो 1.6 है ये 8/5 है, और जो 1.5 है ये दरअसल 3/2 की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। तुम्हारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा इन इंटरवल नोटेशन, ये बनेगा मेरे पास, क्योंकि ओपन इंटरवल आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिर्फ लेस देन की सिंबल है, इक्वलिटी नहीं है। तो 1.4 तो दरअसल फिर आप ऐसे 1.4 से लेकर कहाँ तक आएगा, इस 1.5 तक आएगा, 1.5 और यूनियन 1.5 1.6 तक लिखेंगे। और अगर इसकी आप यूज करें ये जो फ्रैक्शन फॉर्म है, तो फिर ये बनेगा 7/5 से लेकर 3/2 इसका इंटरवल कर दीजिए 2/2 से लेकर 8/5, क्योंकि ये आपका आंसर आएगा। ये आपका आंसर है। तो देखिए ये मैंने एक एग्जांपल ऐसी की जिसके अंदर कुछ ना कुछ पॉइंट पे आपका फंक्शन अनडिफाइंड होता है। ये जो आपको मैंने क्वेश्चन दिए थे उसमें इससे पहले वाला क्वेश्चंस और इससे बाद वाला क्वेश्चंस भी जो है वो इसी कैटेगरी के हैं, आपने वो भी सॉल्व आउट कर लेने हैं। आपने कोई क्वेश्चन पूछना कोई बात पूछनी है तो पूछ लें, हम फिर नेक्स्ट स्टार्ट करें। सर ये जो अभी हमने किया था ये लेस देन फॉर्मूला तो जो अपने ग्रेटर हाँ जी, लेस देन का इस फार्मूले की बात कर रही हैं? ये जो फार्मूला है जी सर ये तो लेस देन का ऑफ कोर्स। अगर ये ग्रेटर आ जाए x का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू कोई कांस्टेंट a आ जाए, उस केस में क्या होता है x इज लेस देन नेगेटिव a होता है और x इज ग्रेटर देन a होता है। मैं आपको इसको समझाता हूँ लाइन के ऊपर। देखिए मैं यहाँ पे अगर लाइन ड्रॉ कर दूं, हम इसको लाइन लेते हैं। तो अब देखिए एक रूल है कि x का मॉड लेस देन इक्वल टू a आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव a x नेगेटिव लेस देन a के दरमियान आएगा। ये असल में दोनों तरफ होती है इक्वलिटी, यहाँ पे ये हो तो ये बात ट्रू होती है, ये हो तो ये बात ट्रू होती है। तो a कोई कांस्टेंट होगा, जरूरी है कि कांस्टेंट हो, कहीं कांस्टेंट ले लीजिए आप। तो सपोज कर लीजिए आपका जो कांस्टेंट है वो आप यहाँ ले लीजिए, ये आपका a है, पॉजिटिव है तो कहीं बिल्कुल यहाँ अगर 0 है तो उसके एग्जैक्ट उतने ही फासले पे ये कहीं नेगेटिव भी होगा, तो ये नेगेटिव a आपका यहाँ बनेगा। तो ये इक्वलिटी कह रही है कि आपका जो आंसर है यानी ये जो रीजन बन रहा है, अगर यहाँ पे इक्वलिटी है तो यहाँ पे भी देखिए आपको इक्वलिटी लगानी पड़ेगी। तो ये रीजन क्या है, ये रीजन यहाँ से लेकर ये रीजन आपका यहाँ तक है, ऐसे ये आपका यहाँ तक रीजन आपका आंसर आ रहा है, यानी ये नेगेटिव a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a रिप्रेजेंट कर रहा है। जो दूसरा केस है जब x का मॉड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू a आ जाए, फिर क्या होता है, इसका जो आंसर होता है वो x लेस देन इक्वल टू नेगेटिव a और
x इज ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव होता है। लेस देन इक्वल नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो लेस देन कहाँ होगा, उससे इधर होगा। तो फिर इसका जो बनेगा वो एक ये पोर्शन बनेगा, ये वाला पोर्शन बनेगा जो कि x लेस देन इक्वल टू नेगेटिव a बन रहा है, और दूसरा कौन सा, x ग्रेटर देन a, वो आपका पोर्शन इससे इधर आएगा, ये वो आपका जो पोर्शन बनेगा वो इधर बनेगा, ये बनेगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। उसका फिर अपोजिट जो रिमेनिंग दो उसके हैं वो वाले उस दोनों को उसके आंसर आएंगे। और ये कभी भी कंबाइंड फॉर्म में नहीं लिख सकते, आपको ये अलग अलग लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों रूल होते हैं लेस देन के लिए और ग्रेटर के लिए, ठीक है। कोई और बात पूछनी हो? नो सर, समझ आ गई है। अच्छा, अब देखिए, अब आप ऐसा कीजिए, जो आपकी बुक है उसमें एक पेज पीछे आ जाइए, 49 पे आ जाइए। 49 पे आ जाइए। काफी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिनके पास बुक है, क्या आप लोगों के पास बुक है इसकी? नो सर है सबके पास? नो सर नहीं है चलिए आप सर, कुछ के पास तो है। अरेंज कर लें, आप अरेंज कर लें बुक, फिर जेड पट्टी वाली बुक अरेंज कर लें। ये मैंने खरीद के लेके आया हूँ, मुझे 180 रुपये की मिली है, और ये आपको आई थिंक वहाँ से मिल जाएगी। इसकी जो है ना, ये हम एक्सरसाइज 2 कर रहे हैं, जो हम कंटेंट पढ़ रहे थे, क्योंकि जो हम कंटेंट पढ़ रहे हैं इसको पहले कंप्लीट कर लेना, बजाय कि हम इसको फिर स्टार्ट से कर देंगे। जो हमने कुछ पढ़ा हुआ है वो कम से कम इससे कर लें। तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया है। इससे पहले वाला 6 पे आ जाइए, जो पेज नंबर 49 पे दिया हुआ है। यहाँ पे भी लिखा हुआ सॉल्व द इनइक्वालिटीज, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ सॉल्व द इनइक्वालिटीज, और उसकी जो पहली इनइक्वालिटी दी हुई है वो है x स्क्वायर प्लस 2x, x स्क्वायर प्लस 2x होल ओवर में 2x प्लस 4 ग्रेटर देन 1 दी हुई, ये इनइक्वालिटी दी हुई है। इसको हम सॉल्व करने लगे। तो देखिए, जो हमने अभी मेथड इस्तेमाल किया ना, ये ऑलमोस्ट उससे मिलना जुलता ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पे साथ मॉड था, यहाँ मॉड नहीं है, सिंपल इक्वालिटी है। तो क्या करेंगे हम, जब भी इस तरह की इनइक्वालिटी आएगी तो पहले हमें ये देखना होता है, ऑब्जर्व करना होता है, क्या किसी पॉइंट पे ये इनइक्वालिटी अनडिफाइंड है। कि आपको कैसा पॉइंट नजर आ रहा है कि जहां पे ये अनडिफाइंड हो? क्यों भाई, क्या ये फंक्शन किसी पॉइंट पे अनडिफाइंड है? सर अगर हम x की जगह 2 प्लग कर दें, -2 प्लग कर दें, जी जी, तो कौन सा पॉइंट प्लग करना चाह रही हैं? जी, मैंने कल पूरी डिटेल से समझाया था और एक्सप्लेन किया था किस तरह वो निकालते हैं। आज फिर सब खामोश हैं। कल भी इतने स्टूडेंट्स ऑनलाइन थे। इस फंक्शन सर 2 प्लग करेंगे, 2 पुट करेंगे, -2 प्लग करने से -2 प्लग हो जाएगा। चलिए, कम से कम एक ये हो गया, आपने नैरो कर लिया कि या तो वो 2 है या फिर वो -2 है। तो वो 2 है तो -2 है। -2 जिनको नहीं समझ आ रही, जिनको जो है वो देखकर अजीब सा लग रहा है कि ये क्या बातें आप पूछे जा रहे हैं, हम तो समझ नहीं आ रही, मैं एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन किए देता हूँ। तो कोशिश करूंगा कि इसके बाद नेक्स्ट टाइम मुझे शायद ये जब मैं पूछूं तो मुझे उसका सही जवाब मिलेगा। देखिए, आपने देखना होता है कि फंक्शन अनडिफाइंड कहाँ कहाँ होता है। फंक्शन अनडिफाइंड होने के सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी होती है। पॉसिबिलिटी 1 ये होती है कि स्क्वायर रूट के अंदर -1 आ जाए, नेगेटिव क्वांटिटी आ जाए स्क्वायर रूट के अंदर, क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट है ही नहीं, तो ये तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे आ ही नहीं रही, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी होती है कि आपके पास बटा आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए। अगर फ्रैक्शन आ जाए तो जो चीज़ फ्रैक्शन के नीचे है, डिनोमिनेटर में है, बटे के जो नीचे है, वो 0 नहीं हो सकती। तो अब चूंकि यहाँ देखिए इसके अंदर ये एक क्वांटिटी आ गई है उसके बटे के अंदर, आप फौरन चेक कीजिए कि 2x प्लस 4 अगर 0 हो जाए, यानी आपने खुद इसको 0 करना है, तो देखना कि x की क्या वैल्यू आती है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इस 4 को यहाँ शिफ्ट कीजिए, ये बनेगा 2x इज इक्वल टू -4, इस 2 से डिवाइड कीजिए, ये बनेगा -4 ओवर में 2, तो हेंस x कितना आ गया, -2 बन गया। ये बता रहा है कि अगर आपका x -2 हो गया तो ये जो क्वांटिटी बटे के नीचे दी हुई है ये 0 बन जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ प्लग करें -2 टाइम्स 2 करेंगे -4 आएगा, +4 करेंगे 0 बन जाएगा। तो बटे के नीचे 0 नहीं आ सकता। इट मीन्स जो x -2 है ये इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। क्या ये बात समझ आ गई है सबके कि नहीं आई है? यस सर, आ गई सर, आ गई। सिंस x इज इक्वल टू -2, सिंस आप कह लें
since the given inequality is undefined at x is equal to -2, so x is equal to -2 cannot be the solution. ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता। फाइनल जो भी आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगी उसमें से इस पॉइंट को आपने एक्सक्लूड करना है, ये इसका सिर्फ ये मतलब बनता है। उसके बाद आप रेगुलर तरीके से जो आपने पढ़ा हुआ है उस तरीके से आप इस इक्वेशन इस इनक्वालिटी को सॉल्व कीजिए। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे इसका जो है जो कि इनक्वालिटी आ गई है आप इसको एसोसिएटेड इक्वेशन ले लें। दी एसोसिएटेड इक्वेशन उसकी क्या होती है कि जहां इनक्वालिटी आ गई जो चाहे आ गई आपने वहां पे इक्वल लगा देना है। तो देखिए 2x + 4 आपने इक्वल टू 1 कर देना। ठीक है, इनक्वालिटी चाहे जो भी आ गई, चार पॉसिबिलिटी होती है इनक्वालिटी की। एक होती है लेस देन और इक्वल टू, या ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू। इन चारों में से जो भी इनक्वालिटी यहाँ पे आएगी आपने उसकी जगह पे इक्वल लगा देना और इसको सॉल्व करना है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्या बनेगा मेरे पास x² + 2x बराबर है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2x + 4 आ जाएगा। फिर इन दोनों क्वांटिटी को लेफ्ट पे शिफ्ट कर लीजिए, ये क्या बनेगा x²। यहाँ पे देखिए ये हम जो सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन, इसमें ये 2x से कट गया, जो रिमेनिंग मेरे पास रह गया वो कितना आ गया x² - 4 = 0। ठीक हो गया, x4 = 4 हो गया। यहाँ पे कितना आएगा 4 का स्क्वायर रूट। तो बताइए जी 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, क्या इसका आंसर आएगा 2 +-2 दोनों पॉसिबिलिटी होती है। देखिए ना 4 जो है ना 4, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और इसको हम -2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए जब स्क्वायर और स्क्वायर घटेगा तो 2 भी आ सकता है और -2 भी आ सकता है। ठीक हो गया। अच्छा अब देखिए मेरे पास 2 आ गए हैं, 2 और -2 आ गई हैं। तो चलिए इसको मैं ड्रॉ करता हूँ रियल लाइन के ऊपर। तो मेरे पास जो है बाउंड्रीज कितनी बन गई हैं, एक 2 आ गई है, तो कहीं देखिए ये 0 होगा, यहाँ पे आपका -2 है और यहाँ पे देखिए आपका +2 है। और ऊपर जो हमने एक लिया हुआ था पॉइंट ये वाला, ये साथ मार्क करना जरूरी होता है। ये आपकी तो देखिए यहाँ पे वो ऑलरेडी मार्क हो गया। यहाँ पे -2 ना होता तो हम इस -2 को भी यहाँ मार्क करते। ठीक है, ये जिस पॉइंट पे अनडिफाइंड है वो उसकी बाउंड्री बनानी होती है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हुआ है तो वो इसकी बाउंड्री बन चुका हो। तो देखिए मेरे पास सब क्या आ गया, 3 रीजन बन गए हैं। एक रीजन आपका ए है, एक रीजन आपका बी है, एक रीजन आपका सी बन गए। पहला हम इस क्वेश्चन कर चुके हुए हैं, सेम वही क्वेश्चन है। तो देखिए जो ए रीजन है इसका कहाँ से कहाँ तक आएगा, ये -∞ यहाँ तक होता है, यहाँ तक पॉजिटिव इंफिनिटी है। तो ए का जो इंटरवल बनता है वो कहाँ बनेगा, -∞ से लेकर -2 तक। बी का क्या बनेगा, ये बनेगा -2 से लेकर पॉजिटिव तक। और सी का रीजन क्या बनेगा, ये 2 से लेकर इन्फिनिटी तक बनेगा। ठीक है, ये इनकी रीजन की रेंज आ रही है। अब हम क्या करेंगे, जैसा पहले हमने किया था, हम क्या करेंगे, हम हर में से एक पॉइंट चेक करेंगे। इन रीजन ए में आ जाए, कोई पॉइंट आप चूज करेंगे। एक x = हाँ जी, रीजन ए में कोई पॉइंट लीजिए। टेक एनी पॉइंट इन रीजन ए। -1 नहीं उसमें आएगा। देखिए ये -2 से लेफ्ट वाला रीजन है, ए -3 -4 -5 -1 तो माइनस आप 3 और हमारे पास जो गिवन इनक्वालिटी स्टार्ट में दी हुई है इनक्वालिटी, आप वो लिख दीजिए x² + 2x। यहाँ पे जो इनक्वालिटी है x + 2 > 1। आयशा अब
स्क्रीन नजर आ रही है आपको? ये फिर डिस्कनेक्ट हुआ है मेरे ख्याल में। अच्छा देखिए यहाँ पे बस मेरा क्वांटिटी थी एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 2x प्लस 4 नीचे वाली राउंड लिखी गई 2x प्लस 4, ये नीचे वाली सही नहीं लिखी गई, ये 2x प्लस 4 है। ठीक हो गया। अब ये जो आपने -3 पॉइंट लिया है इसको प्लग कीजिए इस इनइक्वालिटी में, क्या बनेगा? -3 इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 ओवर में 2 इंटू -3 प्लस 4 ग्रेटर देन 1। -3 का जो स्क्वायर होता है वो पॉजिटिव होता है, 9 आएगा, -6 बन जाएगा ओवर में -6 और प्लस 4 ग्रेटर देन 1। और देखिए ये कितना आएगा, ऊपर आएगा 3 और नीचे आएगा -2 ग्रेटर देन 1 और ये बनेगा -1.5 ग्रेटर देन 1। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? क्या ये जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि नेगेटिव की जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव से बड़ी होती है, ये ट्रू है या फॉल्स है? ये फॉल्स है, फॉल्स है। इससे बड़े नहीं होते। तो रीजन ए मेरा खत्म हो गया, रीजन ए मेरा सोल्यूशन में नहीं आने वाला। आप बी चेक कीजिए, रीजन बी, इन रीजन बी। अब रीजन बी में आ जाइए, कोई पॉइंट लीजिए, टेक x इज इक्वल टू कोई पॉइंट लीजिए रीजन बी में। सिंपलेस्ट पॉइंट कौन सा होगा? 0। वेरी गुड, क्योंकि देखिए ना नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर 0 आ रहा है, सिंपलेस्ट पॉइंट ये बनेगा। प्लग कीजिए इस इनइक्वालिटी में x0, तो ये 0 प्लस 0 ओवर में 0 और प्लस 4 ग्रेटर देन 1। तो ये कितना इसका आंसर आ गया? ऊपर चूंकि 0 है तो ये 0 ओवर 4 बन गया ग्रेटर देन 1, ये बन गया 0 ग्रेटर देन 1। तो जो 0 है वो 1 से बड़ा है, इट मींस ये बात भी हमारे ठीक नहीं है, 0 1 से बड़ा नहीं होता, तो रॉन्ग हो गया। इट मींस जो रीजन बी है वो मेरा रिक्वायर्ड रीजन नहीं है। अब चेक कीजिए सी, इन रीजन जो सी है, इन रीजन सी, है अभी टाइम है, मैंने कहा खत्म हो गया सी। अब सी में आ जाइए, इसमें को लीजिए पॉइंट, टेक x इज इक्वल टू कौन सा पॉइंट लेंगे? सी में कोई पॉइंट चूज कीजिए। हाँ जी, सी रीजन 2 से ऑनवर्ड है इन्फिनिटी तक, कोई एक पॉइंट लीजिए। 3 ले लें। 3 वो नेगेटिव पहले किया ना, 3 आसान रहेगा। प्लग कीजिए इनइक्वालिटी में, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 10 3 6 ओवर में 6 प्लस 4 ग्रेटर देन 1 और इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये ऊपर बनेगा 15/10 ग्रेटर देन 1 और ये बनेगा 1.5 ग्रेटर देन 1। तो देखिए ये बात ट्रू आ गई, 1.5 है वो ऑफ कोर्स जो है वो 1 से ग्रेटर है। इट में जो सी रीजन है वो मेरे पास आंसर आ गया। और सी रीजन क्या था? सी रीजन ये दिया। इसका मतलब मेरा जो सॉल्यूशन सेट बन गया, एक्सक्यूज मी सर, वो क्या बन गया? 2 से लेकर। अब पूछिए क्वेश्चन, ये पहले भी कर चुके हैं वही क्वेश्चन, सिंपल। इसके अंदर सर ये जो आपने किया, जी पूछे। सर जो x इज इक्वल टू -3 लिया, हम नेगेटिव की कोई वैल्यू भी ले सकते हैं, यानी इस जगह -4 1.5 भी लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स आप -4 ले लीजिए, लीजिए चेक। ओके सर। -4 लें आप, -4 का ले यहाँ प्लग करें, इसके अंदर प्लग करें, -4 का स्केल लेंगे वो पॉजिटिव 16 बन जाएगा, -2 टाइम्स 8 बन जाएगा, ओवर में नेगेटिव टाइम्स 2 -8 बनेगा और +4 बनेगा। ऊपर देखिए 8 आएगा, नीचे देखिए -2 आएगा और जब -4 बनेगा ग्रेटर देन 1 तो देखिए ये भी फॉल्स है, नेगेटिव की क्वांटिटी आपकी 1 से बड़ी। आप उस रीजन में कोई भी पॉइंट -5 -6 ले सकते हैं। बी में से 0 लिया आप, -1 ले लें, 1 ले लें, 2 में से आपने 3 लिया, 4 ले लें, जो मर्जी पॉइंट लग कर लें, उसकी चॉइस पे आपका रिजल्ट चेंज नहीं ओके होगा। सर। जी, और कुछ पूछना चाहते हैं? ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। ये इसका आंसर आ गया, देखिए 2 to infinity इसका आंसर आ गया। एक्सक्यूज मी सर, जी जी पूछें। सर जो हमने पहले क्वेश्चन किया उसमें जो हमने नंबर लाइन ड्रॉ की उसमें हमने इन्फिनिटी यूज नहीं की, लेकिन इसमें हमने इन्फिनिटी को यूज किया, क्यों? वेरी गुड, पूछिए। ये चेक कीजिए पहला क्वेश्चन कहाँ गया था। पहला क्वेश्चन है नहीं किया, इधर किया था नहीं। लेट मी फाइंड इट, सॉल्व कहाँ किया। ये था, हाँ ये देखिए। अब देखिए यहाँ पे इन्फिनिटी को शामिल क्यों नहीं किया गया?
क्योंकि मेरा जो रीजन था, देखिए ये मेरा रीजन आया है, ये क्या कह रहा है कि आपका जो आंसर है वो इन दो नंबर के दरमियान है। एक नंबर 1.4 है, एक नंबर 1.6 है। तो देखिए 1.4 और 1.6 के दरमियान मेरा आंसर आ गया। और इसमें एक और बात देखिए, यहाँ पे आपके पास ये मॉडुलस था, ये मॉडुलस, क्योंकि मॉडुलस आ गया है तो मैंने इसका जो मेथड है वो इससे डिफरेंट किया था। मैंने मॉडुलस की प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी, मैंने ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल की थी, जिसकी वजह से मेरा जो रीजन आया था वो दो नंबर के डायरेक्टली दरमियान आ गया था। मुझे वो रीजन ए बी सी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। इस प्रॉपर्टी ने मुझे बता दिया था कि आपका जो आंसर आएगा वो दो नंबर के दरमियान आना है, इसलिए यहाँ पे रीजन ड्रॉ करने की जरूरत पेश नहीं आई थी इस एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से। लेकिन जो अब हमने अब किया है क्वेश्चन, इसमें कि एब्सोल्यूट वैल्यू इसमें नहीं आ रही, इस वजह से हमें इसके अंदर रीजन ड्रॉ करके सारे के सारे रीजन खुद से चेक करने पड़े। तो इट मींस अगर इनइक्वालिटी के अंदर कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं आती तो आपको ये मेथड करना पड़ेगा, रीजन्स वाला ए बी सी जितने भी बनेंगे ड्रॉ करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन के अंदर इनइक्वालिटी आ जाती है तो उससे आपको फायदा हो जाता है, हमारा रीजन उस फार्मूले से खुद ही डिसाइड हो जाता है, तो हम फिर वहीं उसी तक महदूद रहते हैं, इसलिए वहां पे इन्फिनिटी नहीं लगाएंगे। ओके सर, अगर हमें पता चल जाए कि हमारा आंसर इन दो वैल्यूज के दरमियान है, फिर हम इन्फिनिटी को कंक्लूड नहीं करेंगे। जब हमें पता चल जाए कि हमारा रीजन दो नंबर के दरमियान है, फिर हमें वो रीजन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें सारे रीजन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम फिर से उसी रीजन के दरमियान रहकर ही अपना जो है वो डिस्कशन करते हैं। ऑफ कोर्स यू आर राइट। कोई और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? ये आपकी जो बुक है ZR सर पहले जी पहले अनडिफाइंड यानी कि किया उसको, यानी कि इन्फिनिटी पे ले गए और फिर बाद में उसको इक्वेशन की यानी कि स्टेटमेंट के तौर पर लिख के तो फिर उसे आगे सॉल्व किया, फिर बाद में नंबर लाइन, ये सारा क्वेश्चन ऐसे ही होना ना? हाँ, आप ये शायद कहना चाह रही हैं कि इसको जो हमने शुरू में अनडिफाइंड वाला किया था तो ये हिस्सा कहाँ गया, ये आप कंसर्न आपका इधर है। और सर नीचे वाला पोर्शन भी इसी का हिस्सा है? इसी का हिस्सा है, ये सारा एक ही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर क्योंकि ये नेगेटिव पे अनडिफाइंड था तो हमने शुरू में बता दिया कि ये हमारा सोल्यूशन नहीं हो सकता। अब आगे जो हमने इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया था उसकी जो बाउंड्रीज बनी थी तो देखिए वो ऑलरेडी उसमें वो नेगेटिव शामिल हो गया था, ऑटोमेटिकली शामिल हो गया था। अगर ये बाउंड्री कोई और बनती, सपोज 2 बनती, यहाँ पे -5 बनती, तो मैं इसके अंदर ये वाला जो मैंने रीजन फाइंड किया था पॉइंट में, इसको भी साथ एक एक्स्ट्रा बाउंड्री के तौर पर वहां पे लिखता और फिर मेरे रीजन ज्यादा बन जाते। तो यहाँ पे बाई चांस वो मैच हो गई थी तो इसका ऐसा लगा कि हमने इसको इस्तेमाल ही नहीं किया, लेकिन वो क्योंकि मैच हो गया था ये वाला रीजन ये सेम, तो वो उसके अंदर मर्ज हो गया। वरना हम इसको अलग से साथ एक बाउंड्री बनाते और उसका रीजन एक और बढ़ता और उसको भी चेक करते। यानी इस पॉइंट का ये फर्क पड़ना था। किसी और क्वेश्चन में आप देखिएगा आपको ये अलग से करना पड़ेगा। सर ये सारे रीजन्स आपने 3 रीजन्स किए, ये सब जी क्या पूछना चाह रही थी? रीजन ABC के बारे में क्या पूछना चाह रही थी? सर मतलब ये जो फॉल्स है वो भी क्वेश्चन के अंदर ही आएंगे रीजन, सभी को 1 बाय 1 चेक करना है? हाँ जी, आपने चेक 1 बाय 1 अगर हम करना है, यानी कि लेकिन जो आपका आंसर आएगा वो सिर्फ वो आएगा जो ट्रू होगा। देखिए हमारा सही है, तो रीजन फिर फॉल्स आया है, रीजन B भी फॉल्स आया है, C करेक्ट आया था, तो हमने सिर्फ जो आंसर लिखा है वो सिर्फ C के साथ लिखा है। देखिए ये सिर्फ C वाला लिखा मैंने, बाकी नहीं आंसर लिखे, सिर्फ C वाला मेरा आंसर आएगा। चेक आपने सारे करने हैं। सर एग्जाम में क्या ये क्वेश्चन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं? एग्जामिनेशन में ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास पेपर है ना पड़े हुए, आप देखिए जरा उसके अंदर पेपर इसमें क्वेश्चन आए हुए होंगे तभी तो उसमें शामिल है। ऑफ कोर्स आ सकता है। अब आप ये ना सोचें कि क्योंकि पेपर में क्वेश्चन नहीं आ सकता तो मैं इसको छोड़ देती हूँ, उसको मैं सॉल्व नहीं करती, क्योंकि आपको चीज पढ़ा दी गई है। इस नक्ते नजर से ना देखें कि नहीं सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये क्वेश्चन जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये क्वेश्चन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि लॉन्ग क्वेश्चन आएगा? ये देखो ना, ये अब आपको ये इतना बड़ा क्वेश्चन शॉर्ट तो नहीं हो सकता ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स लॉन्ग क्वेश्चन है। ये सर क्वेश्चन शॉर्ट नहीं हो सकता। शॉर्ट क्वेश्चन में 2-3 लाइनें, मैक्सिमम 4 लाइनें होती होंगी, इतना लंबा क्वेश्चन शॉर्ट में नहीं आ सकता। ये आपका फुल फ्लेज लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके सर। तो आपने पेज नंबर 49 पे क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया हुआ है, इसका मैंने पहला पार्ट किया, इसके जो बाकी पार्ट है वो आपने कर लेने हैं, ठीक है। ये आपका जो होमवर्क है आपने उसको कर लेना है
होमवर्क क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज इसकी 2 है और पेज आपका है 49। ZR भट्टी की बुक है। इसके काफी सारे पार्ट दिए हुए हैं, देखा 10-12 पार्ट दिए, मैंने एक पार्ट किया, आपने ये सारे पार्ट इसके करने हैं, चेक करने हैं। जो आपको आसान लगे, आपको लगे हाँ भाई ये मैं इजीली हो जाएगा, उसको छोड़ दें। जो आपको मुश्किल लगे उसको वेरीफाई कर लें कि आपको आ गया या नहीं आ गया। ठीक है, अब इसका मैं क्वेश्चन